नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एलपीएम यानी कि आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की हम बातें कर रहे हैं। और उसमें भी आज जो हमारी क्लास रहने वाली है 6 नंबर की क्लास, और बिल्कुल इजी क्लास है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलेटेड है क्लास आपके पोल्ट्री से रिलेटेड है। क्योंकि पोल्ट्री में आपके मुख्य जो उत्पाद होते हैं, या तो हम अंडे प्राप्त करने के लिए पोल्ट्री रखते हैं, या फिर हम चिकन चिकन का अर्थ हो गया हम मीट प्राप्त करने के लिए क्या रखते हैं, जो पोल्ट्री है उसको पालते हैं, ठीक है, यानी कि मुर्गी पालन करते हैं। तो उसी की हम बातें करने वाले हैं। बिल्कुल सभी को हेलो, सभी को राम राम, अंकित जी, नरेश जी, सभी को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा, एक तो इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा इंक्यूबेशन, ठीक है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम उष्मायन काल भी बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक होती है हेचिंग, यानी कि जो हेचिंग है ये क्या होती है, इसको हम समझेंगे। इसके साथ में ही एक चीज होती है आपके जो ब्रूड ब्रूड होता है, ब्रूड का अर्थ होता है छोटा चूजा, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है, मुर्गी का जो छोटा बच्चा है, उसको हमें चूजे के रूप में, या जिसको हम इंग्लिश में ब्रूड बोल देते हैं, तो उसको पालने की जो प्रोसेस है उसको हम ब्रूडिंग कहते हैं। तो उसकी हम बातें करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी हो गई, तो वहां पर तो हम ये कहते हैं कि हमने काफ का मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने फिर जो आपके जो हीपर है उसका मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है। और इसके बाद में जो मल्च काऊ है, जिसको हम कह रहे हैं भाई दुधारू जो पशु है, उसका हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया कि किस प्रकार से मैनेज करेंगे। गाय भैंस की ये बातें तो हमने कर ही ली थी, भेड़ बकरी का भी हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब जो आपके इंक्यूबेशन है उसको लेकर, और जो हेचरी है उसको लेकर हम समझते हैं। थोड़ी सी जो चीजें हैं वो समझने की कोशिश करो। जैसे मुर्गी सबसे पहले क्या देती है, अंडा देती है, सब जानते हैं, ये अंडे जैसा ही दिख रहा है ना। तो अंडा दिया जाता है मुर्गी के द्वारा, ठीक है। अब जब मुर्गी अंडा देती है तो आपने देखा होगा कि मुर्गी उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए बैठी रहती है, उसके बाद में उसको चेंज करती है, उसको थोड़ा सा टर्न करती है, उसको घुमाती है, और ऐसा वो सुबह से शाम तक बार बार करती रहती है, उसके ऊपर बैठी रहती है, उसको घुमाती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि वो उसको क्या दे रही है, टेम्परेचर दे रही है, एक प्रॉपर टेम्परेचर देना जरूरी है, तभी जाकर उसके अंदर जो भ्रूण है वो फर्टिलाइज होगा, और उसमें सही मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, आपको जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो कब डेवलप होगा, जब उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, और इसी चीज को हम कहते हैं उष्मायन काल, या आपके उष्मायन, सीधा कहे तो इंक्यूबेशन इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि आजकल क्या हो गया है, अंडों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो अंडे देने वाली जो मुर्गियां है उनका उत्पादन ज्यादा होने लग गया है। जैसे आपके व्हाइट लेग हॉर्न मुख्य रूप से अंडे देती है, लेकिन अंडे सेना जिसको हम उष्मायन काल के रूप में ही जानते हैं, कि ये उष्मायन जो काल होता है उसमें अंडे सेए जाते हैं, ठीक है। तो अंडे सेने का जो नेचर होता है वो इन मुर्गियों का नहीं होता है, व्हाइट लेग हॉर्न का, इनका। ये हमारी जो देसी मुर्गियां होती है, इन्हीं की कैपेसिटी होती है, यही जो है सही ढंग से क्या कर पाती है, इंक्यूबेशन कर पाती है, सही ढंग से जो अंडे सेने की प्रक्रिया है वो कर पाती है, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है, इस चीज को थोड़ी सी आर्टिफिशियल बना दिया गया है, यानी कि जो मशीनें होती है उनके द्वारा प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी दी जाती है, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, दोनों चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, इजी चीजें हैं। तो ये तो हो गया हमारा उष्मायन काल, या उष्मायन किसे कहते हैं, ठीक है, उसके हमने बात कर ली। उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, एक तरह से टेम्परेचर, तो वही बात है। इसके बाद में एक होता है हेचरी, या हैचिंग की प्रोसेस। तो ये जो हैचरी है या हैचिंग की जो प्रोसेस है उसका अर्थ होता है, क्योंकि लगभग हम 0 से लेकर 21 दिन का टाइम मान के चलते हैं कि ये जो उष्मायन काल होता है, यानी कि 0 से लेकर 21 दिन का होता है। 21वें दिन तक जो चूजा होता है वो छिलके को तोड़कर बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो ब्रूड है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें जो लास्ट वाले 3 दिन होते हैं, 18 से लेकर आपके 21 दिन के समथिंग, 19, 20, 21 तक के जो 3 दिन है लास्ट वाले, इसमें हिचिंग कभी भी हो सकती है। हिचिंग का मीनिंग सीधा सीधा वही है कि जो छिलका है उसको तोड़कर बच्चे का बाहर निकलना, चूजे का बाहर निकलना, हेचिंग कहलाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया जहां पर ये संपन्न हो रही है, उस जगह को हम हेचरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। जहां पर हम इंक्यूबेशन भी कर रहे हैं, जहां पर हेचिंग की प्रक्रिया भी हो रही है, उस जगह को हम हेचरी के रूप में जानते हैं। और ये हेचरी बेसिकली होता कुछ नहीं है, एक तरह का रूम है, ठीक है, एक तरह का क्या है, रूम है, जिसमें एक प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये दी जाती है, ताकि उसका सही ढंग से विकास हो सके, ठीक है।
जैसे ही बच्चा बाहर निकला उसके बाद में उसको हम इस हेचरी से निकाल कर जो उसका जगह है, जहां पर फील्ड है या हम कह सकते हैं कि जो शेड है उसमें ले जाएंगे, उसका जो आवास है उसमें ले जाएंगे और वहां पर भी इसको 2 से 3 दिन या 4-5 दिन तक हम एक प्रॉपर टेम्परेचर देने वाले हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे भी है ना स्टार्टिंग में अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो जो मान लो सर्दियों का टाइम है, ठीक है, अब सर्दियों के टाइम पे वो इतने ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे, अभी तो वो आए हैं, ठीक है, और इस टेम्परेचर में वो ढल नहीं पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम देने के लिए आर्टिफिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, उनको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम ब्रूडिंग के रूप में जानते हैं, यानी कि जो छोटे चूजे हैं उनको पालने की जो प्रक्रिया है वही आपके क्या है, ब्रूडिंग है। ठीक है, तो ये चीजें आपके जो है बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक रहने वाला है और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो इंक्यूबेशन है इसमें कौन कौन से यंत्र काम में आ रहे हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, हेचरी क्या होती है, हेचरी का जो अलग अलग काम है वो क्या होता है, कितनी दूरी पर हम उनको जो है मुर्गियों से कितनी दूरी पर हेचरी बनाए ताकि मुर्गियों से कोई भी रोग जो है चूजों में ना आ सके। इस प्रकार के जो प्रबंध है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको हम देखने वाले हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये उष्मायन काल है क्या, या उष्मायन क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें पक्षी के अंडों को नियंत्रित तापमान, आर्द्रता, वेंटिलेशन की स्थितियों में निषेचित किया जाता है। निषेचित का अर्थ समझते हो, फर्टिलाइज करना। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो आपके बिना टेम्परेचर के कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद में भ्रूण का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मायन के रूप में जानते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो अपनी हेचिंग की है। तो हेचिंग क्या होती है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक प्रक्रिया है, भाई जीवों के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो जैविक प्रक्रिया है और इसमें क्या करते हैं, इसमें निषेचित अंडों से निर्धारित अवधि के बाद चूजे बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हेचिंग कह देते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद लगभग 18 दिन के बाद में जो चूजे हैं वो कभी भी अंडों से बाहर आ सकते हैं। इस चीज को हम हेचिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया उष्मायन के अंतिम चरण में, अंतिम चरण का अर्थ वही लास्ट के डेज में, जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है उसके बाद में चूजे अंडे का छिलका तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम हेचिंग के रूप में जानते हैं। तो उष्मायन काल क्या है, हेचिंग क्या है, दोनों चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं और थोड़े से उष्मायन के जो प्रकार है उनकी हम बात, यंत्रों के प्रकार। ठीक है, जो उष्मायन काल में जो यंत्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो यंत्र क्या कहलाएंगे, उष्मायन यंत्र कहलाएंगे। और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। ताप स्रोत के आधार पर हम कहते हैं गर्म हवा उष्मायन यंत्र या फिर गर्म पानी उष्मायन यंत्र। होता क्या है कि या तो हम टेम्परेचर, मान लो जो हमारा जो एसी होता है या पंखा होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, मान लो इस रूम के टेम्परेचर को कूल करना है तो एसी बाहर से जो ठंडी हवा है, वो जो हवा है उसको प्रोसेस करके ठंडा करके फिर रूम में डालती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। उसी प्रकार यदि हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो बाहर की जो हवा है उसको गर्म हवा यानी कि किसी गर्मी के संपर्क में लाकर या फिर किसी पानी के संपर्क में लाकर, गर्म पानी के संपर्क में लाकर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, साथ में नहीं लिखा जाता है। अरे साथ में लिखने के लिए कौन कह रहा है तुमको, नरेश जी साथ में लिखने के लिए कौन कह रहा है, बाद में लिख लिया करो। ठीक है, साथ में शॉर्ट में लिख लिया करो या फिर आप बाद में आराम से नोट्स बना लिया करो। ठीक है, साथ में लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, अभी समझो चीजों, कंसेप्ट को समझो कि कहना क्या चाह रहा है, हैचिंग क्या है, इंक्यूबेशन क्या है, इस कंसेप्ट को समझो एक बार। जब चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, इंक्यूबेशन क्या है, तो हम कहते हैं भाई एक प्रॉपर टेम्परेचर पर जो बच्चों का विकास है, चूजों का विकास है, उसी को हम इंक्यूबेशन कह रहे हैं। हैचिंग क्या है, तो बच्चों का जो है आपके चूजों का अंडे तोड़कर बाहर निकलना ही हैचिंग है। तो इन चीजों को बाद में आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साथ में लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। बाकी पीडीएफ तो आपके पास रहती है, तो पीडीएफ में देख के बाद में भी लिख लिया करो। ये देखो, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि तापमान स्रोत के आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि हवा
को गर्म करके भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। पानी के संपर्क द्वारा भी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सकता है। इसी आधार पर यदि हम गैस का उपयोग कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, गैस कौन से, वही अपनी एलपीजी, ठीक है, एलपीजी गैस आता है ना, घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो एलपीजी वाला इंक्यूबेटर हो जाएगा। और यदि हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये होते हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो फिर आपके क्या हो जाएंगे, वो ऑयल ऑपरेटेड जो इंक्यूबेटर है वो कहलाएंगे। ठीक है, हेचरी का स्थान और डिजाइन की बात कर लेते हैं। हेचरी का मीनिंग मैंने समझाया आपको, अंडे का छिलका तोड़कर बाहर आने की जो प्रक्रिया है, चूजे का बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो हेचिंग है। ठीक है, अब जहां पर हेचिंग की प्रक्रिया हो रही है उस जगह को हम हेचरी कहते हैं। अब ये देखो, हेचरी पोल्ट्री फार्म से कम 1000 फीट की दूरी पर स्थापित करनी चाहिए। सर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मुर्गियों से होने वाले संक्रमण को रोका जा सके। भाई चूजा जो छोटा है उसमें यदि किसी दूसरी मुर्गी का रोग आ गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो भी रोगी हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए मुर्गियों से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। इसके बाद में हेचरी का आकार उसकी क्षमता, साप्ताहिक सेट किए गए अंडों और साप्ताहिक हेच हुए चूजों की संख्या पर निर्भर करता है। आपके पास नए अंडे कितने आए हैं, ठीक है, पहले वाले जो अंडे हैं उनमें हेचिंग कितने में हो गई है, इसके आधार पर आपको उसका आकार रखना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप क्या रख सकते हो, आकार रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है हेचरी को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि अंडे एक छोर से प्रवेश करें और दूसरे छोर से क्या हो, बाहर निकले। ठीक है, ये बात समझने के लिए इस प्रकार से देखो, मान लो ये आपका कोई रूम है, ठीक है, अब इसमें अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं। अलग अलग सेक्शन कैसे, मान लो स्टार्टिंग का टाइम है तो उसमें अलग टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो कुछ टाइम के लिए इस वाले रूम में रखेंगे और यहाँ पर एक अलग टेम्परेचर देंगे। उसके बाद में मिडल टेम्परेचर रखेंगे, लास्ट में टेम्परेचर रखेंगे और फिर हेचिंग की जो प्रक्रिया होगी वहां पर अलग से टेम्परेचर रखेंगे। यहाँ तक आते आते जो कंप्लीट चूजा है वो निकलकर बाहर निकल जाएगा, तो हम कहते हैं ये एक तरफ से अंडे गए थे, दूसरी तरफ से बच्चे बाहर निकले हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए आपकी हेचरी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लो आप यहाँ से ले जाकर उसमें यहाँ पर रख रहे हो, फिर यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला रहे हो, वैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक जो प्रॉपर मेंटेनेंस का काम है या मेंटेन चीजें हैं उस प्रकार से रखनी चाहिए, ताकि आपको इधर उधर चीजों को, जो अंडे हैं उनको उठा उठा कर इधर उधर ना रखना पड़े, सारी चीजें प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से चलती रही। ठीक है, प्रत्येक कक्ष को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि वह अपनी भूमिका के अनुसार अलग अलग कार्य कर सके। जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है अलग अलग रूम के अलग अलग काम हमें रखने हैं और वो काम वहीं पे होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है उष्मायन काल के सिद्धांत, यानी कि जो उष्मा हम दे रहे हैं, टेम्परेचर, उष्मा का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर, तो उष्मायन काल या जो उष्मायन का पीरियड है जिसको हम कह रहे हैं इंक्यूबेशन, तो इंक्यूबेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है तापमान। भाई तापमान दिया जाता है और तापमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर देखो, जब तापमान हम शुरुआत करते हैं, भ्रूण के विकास के लिए जो तापमान हम शुरुआत कर रहे हैं उस तापमान को हम फिजियोलॉजिकल जीरो मान लो। आपका जो कोई भी ये जो अंडा है, एग है, उसका टेम्परेचर हमें 99 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल जीरो कहेंगे। और स्टार्टिंग के जो जितने भी बच्चे होते हैं, यानी कि चूजे होते हैं, चूजों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अंडों की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में जो अंडे हैं वो लगभग 18 दिन तक हम उन अंडों को टेम्परेचर 99.5 से लेकर 99.75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? जो सेटर है, सेटर का अर्थ हो गया कि स्टार्टिंग की जो मान लो आज मुर्गी ने एग दिया, अंडा दिया, अब आप उसको उठाकर कहाँ लेकर आ गए, हेचरी में लेकर आ गए। अब वहां पर आप लगभग उनको 18 दिन तक रखोगे और वो जो पीरियड होगा उसमें ये वाला टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, पहली स्टेज हो गई। अब 18 दिन के बाद में आपको पता है कि कभी भी क्या हो सकती है, हेचिंग हो सकती है, यानी कि चूजा जो है अंडे से बाहर आ सकता है। तो इस प्रोसेस के लिए आपको टेम्परेचर 98.5 रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देना है टेम्परेचर और उस टेम्परेचर पर आपको रखना है। तो जो हेचर की प्रक्रिया है वो लास्ट के 3 दिन में होती है। और जो सेटर है, सेटर का अर्थ होता है एक तरह से सेटल होना, तो जो सेटल होने की प्रक्रिया है वो लगभग 18 दिन में कंप्लीट होती है, जिसमें मुख्य रूप से जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता है, वो विकास करता रहता है अलग अलग चरणों के साथ में। ठीक है, उसके बाद में आता है नमी, क्योंकि नमी कम रहेगी
तो अंडे में से जो जितना भी पानी है वो बाहर निकल सकता है, क्योंकि अंडों के ऊपर आपको पता हो तो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का जो छिलका होता है उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन छेदों से ऑक्सीजन का आना जाना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये वाली प्रक्रिया चलती रहती है। अब उसके साथ में यदि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या हो सकता है, जो लॉस है आपका वाटर का, अंदर से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ज्यादा गर्मी की वजह से। तो ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें टेम्परेचर वो ह्यूमिडिटी लगभग कितनी रखनी है, 55 से लेकर 60% रखनी है सेटर के टाइम पे, और हेचर के टाइम पे रखनी है 65 से 75 डिग्री, वो डिग्री क्या परसेंट में, ठीक है, ये किस में होती है, परसेंट में होती है। ये दोनों आपको क्या रखनी है, जो लास्ट वाली स्टेज है उस टाइम पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है, ठीक है, जिससे कि जो नया बच्चा आ रहा है, चूजा आ रहा है, उसको ऐसे सूखा ना लगे, ठीक है, उसको जो है ऐसे फील ना हो कि चारों ओर सूखा ही सूखा है, ठीक है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो नमी है, उसका लॉस ना हो। फिर आ गया वेंटिलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, ताजा ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। हम ये कहते हैं कि आपका जो हेचर है, यानी कि जो हेचरी वाला रूम है, उसमें लगभग जो CO2 गैस होती है वो आपके 0.5% से कम होनी चाहिए, इससे अधिक कभी भी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो चूजों के लिए घातक हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, ये जो CO2 गैस है वो मेंटेन रखना है, ऑक्सीजन की एंट्री होती रहनी चाहिए, वेंटिलेशन जरूरी है। इसके बाद में अंडों की स्थिति, इस स्थिति में देखो हम ये कहते हैं कि बड़े सिरे को हमें क्या करना है, बड़े सिरे को रखना है, अंडों को बड़े सिरे ऐसे रखना है रे, कुल मिलाकर आपने देखा होगा अंडे ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है, जो चौड़ा वाला भाग है वो नीचे रखा जाता है और छोटा वाला भाग ऊपर रखा जाता है, इस प्रकार से रखना है अंडों को, और इन अंडों को घुमाते रहना है, लगभग दिन में 8 बार घुमाना है, ठीक है, कितने बार, लगभग दिन में 8 बार घुमाना है। घुमाते क्यों है, ताकि चारों ओर से, आपने मुर्गी को भी देखा होगा, मुर्गी नेचुरल तरीके से जब इनक्यूबेशन करती है तो वो अंडों को क्या करती रहती है, पलटती रहती है, ठीक है, तो वो अंडों को पलट कर, या आपने देखा होगा जो कई पक्षी होते हैं, भाई मुर्गियां तो नॉर्मली हम जो है जिनके मुर्गी फार्म होते हैं वही देख पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी घरों के आसपास में हम पेड़ पे या कहीं पे भी जो है पक्षी देख लेते हैं, या खेतों में आपने वो एक अलग सा पक्षी देखा होगा, तेज तेज बोलने वाला, रात के टाइम पे खूब बोलता है, वो वाला पक्षी जो है वो भी आपने देखा होगा कि वो बैठा रहता है अंडों के ऊपर, ठीक है, और वो आसानी से अंडों को छोड़ के नहीं जाता है। तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो जिनको उनको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना देना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया अंडों का घुमाना, ये सारे टर्निंग आवश्यक होती है, और हैचिंग के टाइम पे ये जरूरी नहीं है, जिस टाइम पे लास्ट वाली स्टेज जाती है, 3 दिन का जो लास्ट वाला टाइम होता है, उसमें हम कहते हैं कि वहां पर जो अंडे हैं वो एक जगह ही हम रखेंगे, उनको बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बात हो गई आपके किसकी, हैचिंग की और इंक्यूबेशन की। अगली जो प्रोसेस है, क्योंकि हैचिंग के बाद में कौन निकलेंगे, बच्चे आ जाएंगे, और उन बच्चों को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रूड बोल रहे हैं, ठीक है, चूजों को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रूड बोल रहे हैं, BROOD, ठीक है, और इनको पालने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ब्रूडिंग, ठीक है, इनको पालने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, ब्रूडिंग कह रहे हैं। ये पूछे जाते हैं, ये जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इंक्यूबेशन क्या होता है, हेचरी क्या है, हेचिंग क्या है, ठीक है, जो ब्रूडर है वो क्या है, ब्रूडिंग क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, इसलिए इनका अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलो, ब्रूडिंग नवजात चूजों को पालने की कला और विज्ञान है, यानी कि कला भी है एक तो, ये जो है मुख्य रूप से आर्ट के रूप में और साइंस के रूप में, दोनों के रूप में काम करता है। जैसे एग्रीकल्चर आर्ट और साइंस दोनों प्रकार की चीज है, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो नेचर है वो आर्ट और साइंस है, क्योंकि हम तो साइंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों को साइंस किसने समझाई थी, वो तो आर्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका वो नेचर बन गया है, ठीक है, उनको पता है कि पौधे को कब पानी देना है, उनको पता है कि पौधे को कब खाद देना है, सारी चीजें, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, हम पढ़ के बताते हैं कि लगभग इतना नाइट्रोजन दो, इतना ये दो, इतना ये दो, लेकिन वो उनकी कला है, ठीक है, उनको किसी ने नहीं सिखाया, वो खुद ने, उन्होंने क्या किया है, देख देख के सीखा है, एक तरह से उनका इंटरेस्ट की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ये एग्रीकल्चर तो क्या है, एक तरह की साइंस है, तो हम उसको साइंस के हिसाब से पढ़ते हैं। वही बात है कि हैचिंग जो है आपका, जिसको हम ब्रूडिंग कह रहे हैं, ब्रूडिंग एक आर्ट और साइंस के रूप में दोनों तरह से काम करती है। यहाँ पर देखो, नवजात चूजे पूरी तरह से तापमान नियंत्रण तंत्र है,
में विकसित नहीं कर पाते हैं। इससे विकसित होने में लगभग 2 सप्ताह लग जाते हैं। जो छोटे चूजे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपना खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं, ठीक है। उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सर्दियों का टाइम है, उसमें यदि टेम्परेचर कम रहेगा और ऊपर से जो एनवायरनमेंट है वो इसी प्रकार का है कि उसमें टेम्परेचर कम है, तो जो चूजा है वो मर सकता है, ठीक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मर जाएगा। तो इसलिए उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना जरूरी है और इसी प्रोसेस को हम ब्रूडिंग के रूप में जानते हैं। पहले कुछ हफ्तों तक चूजा अपना शरीर तापमान ठीक से बनाए नहीं रख सकते। यदि उचित देखभाल न की जाए तो वो ठंड से प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। वो ठंड से क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। ब्रूडिंग 2 प्रकार से वर्गीकृत की गई है। अब देखो, मान लो यदि हम कह रहे हैं कि आजकल तो हम ब्रूडिंग की बात कर रहे हैं, वो तो आर्टिफिशियल है, लेकिन उससे पहले भी मुर्गियां किसी प्रकार से उनको पालती होंगी बच्चों को। तो आपने देखा होगा जैसे अंडों को इंक्यूबेट करती है मुर्गियां, उसी प्रकार बच्चों को भी मुर्गियां पालती है, ठीक है। चूजों को भी क्या करती है, पालती है। और वो आपने देखा होगा ऐसे पंख फैलाकर सभी बच्चों को क्या कर लेती है, बीच में बिठा लेती है, पास में बिठा लेती है अपने। इसका मतलब वो क्या कर रही है, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर दे रही है, अपनी बॉडी का जो जितना टेम्परेचर है उतना ही उनको प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो वो वाला काम जो है हम या तो प्राकृतिक रूप से मुर्गियों से करा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली रूप से हम क्या करवा सकते हैं, यंत्रों का इस्तेमाल करके भी करवा सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने वाले अलग अलग प्रकार के यंत्र आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्राकृतिक ब्रूडिंग की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, प्राकृतिक ब्रूडिंग की हम बात करते हैं। इस विधि में मादा मुर्गी चूजों की देखभाल करती है, उन्हें गर्मी प्रदान करती है। यह प्रक्रिया चूजों में 3 से 4 सप्ताह की आयु तक जारी रहती है। कहां तक है, लगभग 1 महीना बोल सकते हैं। 3 से 4 सप्ताह को हम 1 महीना मान के चल सकते हैं। तो लगभग 1 महीना आपका क्या होता है, ये जो है ब्रूडिंग की प्रोसेस चलती है। कृत्रिम ब्रूडिंग की बात कर लेते हैं। इस पद्धति में बड़ी संख्या में चूजों को बिना मादा मुर्गी की सहायता से पाला जाता है, ठीक है। कृत्रिम मुर्गी जो ब्रूडिंग होती है के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को हम ब्रूडर कहते हैं। जिन उपकरणों का इस्तेमाल हम ब्रूडिंग में कर रहे हैं उनको हम ब्रूडर कहते हैं और इनका जो मेजर काम होता है, मेन काम होता है, वो होता है टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर देना। तो गर्मी करने का स्रोत, परावर्तक और ब्रूडर गार्ड 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी ब्रूडर की, ठीक है। ब्रूडर क्या है, वह यंत्र जो कि आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में काम में आ रहा है, उसको हम ब्रूडर कह रहे हैं। और ब्रूडर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो सबसे पहले टेम्परेचर कहां से आएगा, दूसरा वो टेम्परेचर चारों ओर कैसे फैलेगा, और तीसरा जो ब्रूडर गार्ड होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तापमान कहां से मिलेगा, तो या तो तापमान हम विद्युत जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, हीटर होते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बल्ब लगे रहते हैं, ये जो मुर्गी फार्म होते हैं उनमें बड़े बड़े क्या लगे रहते हैं, बल्ब लगे रहते हैं, और रात के टाइम पे इनको जलाया भी जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि बेसिकली ये जो आजकल की CFL, ये जो अब ट्यूबलाइट है ना, ये तो अभी चली है कुछ टाइम के लिए, हम कहते हैं भाई लगभग 4 से 5 साल इनका जो दौर है ये चलने लग गया है, जब से सरकार प्रमोट कर रही है तब से। इससे पहले है ना, आपने देखा होगा 10 रुपए का बल्ब आता था, ठीक है, 100 वाट का बोलते थे शायद उसको, 100 वाट वाला जो बल्ब है वो आया करता था, ठीक है, कांच का। अब वो क्या करता था, बहुत तेजी से भाई जो है रोशनी तो देता ही था, वो उसके पास में जब बजाते थे तो एक हीट महसूस होती थी, क्योंकि वो तेजी से जलता था ना, तो उसमें से टेम्परेचर भी निकलता था, ठीक है। उसी प्रकार के बड़े बड़े बल्ब होते हैं, ठीक है, ये उससे भी बड़े होते हैं। उन बल्ब को क्या किया जाता है, वहां पर जलाया जाता है, और जलाएंगे तो वो टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, और वही टेम्परेचर मुर्गियों के लिए सही रहता है। तो ये काम होता है, ठीक है। गैस के द्वारा, यानी कि जैसे हम गैस चलाते हैं, प्राकृतिक गैस या LPG गैस, मीथेन गैस, इनको जलाकर भी टेम्परेचर रख सकते हैं। इसके साथ में लिक्विड केरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठोस रूप में कोयला या लकड़ी का इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। प्राकृतिक ब्रूडिंग में उपयोग किया जाने वाले उपकरणों के प्रकार, उपकरणों में कहेंगे कि एक तो चारकोल स्टोव या केरोसिन स्टोव होता है। जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है वहां साधारण चारकोल या केरोसिन के स्टोव का उपयोग किया जाता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, स्टोव को प्लेट या पेन से ढका जाता है ताकि गर्मी समान रूप से चारों ओर फैल सके। दूसरा आता है गैस ब्रूडर। गैस ब्रूडर जिसमें हम LPG का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल गैस है उसका इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक ब्रूडर आता है, इसमें हम क्या करेंगे, जो थर्मोस्टेटिक रूप से नियंत्रण
हीटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ये भी गर्म करने का काम ही करता है। ये बड़ी जगह में समान रूप से गर्मी फैलाता है, जिससे चूजे सीधे ब्रूडर के नीचे भीड़ नहीं लगाते हैं। इस एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर 300 से लेकर 400 चूजों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये आजकल ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो इनमें क्या है, समान रूप से चारों ओर आपको क्या देखने को मिलता है कि समान रूप से जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, वो चारों ओर समान रूप से फैलता है, जैसे चूजे एक जगह आकर इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, चारों ओर बिखरे रहेंगे, आराम से अपना अपना काम करते रहेंगे। फिर आता है इंफ्रारेड बल्ब, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। एक होता है परावर्तक, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये पांचवा टाइप नहीं है, ये पार्ट है, यानी कि जो ब्रूडर होता है उसी का पार्ट होता है। बेसिकली ये जो परावर्तक होता है ना, ये हीटिंग एलिमेंट या पायलट या कभी कभी थर्मामीटर से लेंस होते हैं, एक जैसे एक लेंस की तरह, थर्मामीटर लेंस की तरह, या पायलट लैंप पायलट लैंप या एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो जलने वाली चीज होती है ना, जैसे जो बल्ब होता है उसके अंदर वो छोटी सी आपने देखा होगा, हम कहते हैं टंगस्टन, टंगस्टन धातु की वो लगी रहती है, एक जाली लगी रहती है, वो जलती है। उसी प्रकार जो हीटर होते हैं, आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे, उनमें भी क्या होता है, जलने वाली एक चीज होती है। तो वही चीजें आपके क्या होती है, परावर्तक के रूप में काम कर रही है, रिफ्लेक्टर के रूप में काम कर रही है। फ्लैट टाइप हूवर भी होता है, कैनोपी टाइप हूवर भी होता है, इनको आप इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है, चूजा गार्ड की बात कर लेते हैं, ब्रूडर गार्ड। यह चूजों को हीटिंग स्रोत से दूर भटकने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि मान लो कोई चूजा, ये हीटर तो यहाँ पर लगाया हुआ है और चूजे को पता ही नहीं है कि इस तरफ गर्मी है, वो यहाँ पर कहीं पे गर्मी ढूंढ रहा है, तो इसलिए वो दूर ना जाए, चारों ओर से क्या कर दिया जाता है, एक गार्ड के द्वारा, भाई यहाँ पर क्या करेंगे, गार्ड का अर्थ कोई आदमी नहीं है। ठीक है, गार्ड का अर्थ कोई आदमी नहीं है, ये सिर्फ चूजों को जाने से रोकने की एक दीवार की तरह है चारों ओर। ठीक है, वो लगाया जाता है। ब्रूडर का व्यास 5 फीट, जो ब्रूडर गार्ड होता है उसका व्यास 5 फीट, ऊंचाई 1.5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं रखते हैं क्योंकि चूजे अभी छोटे ही हैं, अब उड़कर तो जाएंगे नहीं, तो ऊंचाई भी ज्यादा नहीं रखेंगे और चौड़ाई भी जो है ज्यादा नहीं रखेंगे, ताकि उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता रहे चारों ओर से। इसे कार्डबोर्ड सीट, CI सीट या वायर मेश या चटाई से बनाया जा सकता है और मौसम के अनुसार इसको चुना जाता है। सर्दियों में हम कहते हैं 5 से 6 दिन रखा जाता है ब्रूडिंग की अवधि, और गर्मियों में 2 से 3 सप्ताह के लिए रखी जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें सप्ताह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें सर्दियों में टाइम हमेशा ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में टाइम बढ़ाओ, यहाँ पर दिन मत करो, यहाँ पर सप्ताह कर लो। ठीक है, यहाँ पर सप्ताह हो जाएगा, और ये 2 से 3 सप्ताह हम गर्मियों में टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा रहता है, तो गर्मियों में टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे, और जो सर्दियां हैं उसमें टेम्परेचर क्योंकि दिन बढ़ा देंगे, और दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 3 से लेकर 4 सप्ताह तक हम ब्रूडिंग करवाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 3 से लेकर 4 सप्ताह तक हम क्या करवाते हैं, ब्रूडिंग करवाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी इसको जो है दिन को हटाकर सप्ताह कर लेना यहाँ पर, क्योंकि सप्ताह तो 4 से 5 जो सप्ताह होते हैं, दिन होते हैं, वो तो बहुत कम है। ब्रूडिंग एक लंबी प्रोसेस होती है, उसमें टेम्परेचर देना होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई क्या? सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये जो टॉपिक है आपका बिल्कुल इजी टॉपिक है। पहली बात तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी वाली चीजें हैं, या जो आपका 5वां क्वेश्चन आता है ना, जिसमें हम कहते हैं कि टिप्पणी वाला क्वेश्चन, वहां क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, बेसिकली ब्रूडिंग क्या होती है, ठीक है, इसको समझाइए, हैचिंग क्या है इसको समझाइए, इंक्यूबेशन क्या है इसको समझाइए, इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं वो पूछी जाती है। तो ये सारी बातें आप लिखकर आ सकते हो कि क्या चीज है, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, इन सब चीजों को हम एक जगह करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद में कितना टाइम हो गया, 4:50, हाँ 3 बजे से जो अपनी रेगुलर क्लास है वो भी होने वाली है, यानी कि एक और क्लास लेंगे हम इसी एनिमल हस्बेंड्री की। तो 10 मिनट बाद में और सेशन करेंगे, तो दोबारा से लाइव आपको जुड़ना है। ठीक है, 2 क्लास करने वाले हैं इसमें, क्योंकि इसके बाद में क्या है जो प्रॉपर है हमारे, क्योंकि हमने जो ESDM है उसका सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है, 1-2 क्लास बची है, सॉइल का हमारा हो ही गया है, तो इसकी आज एक क्लास और करेंगे ताकि थोड़ा सा कोर्स आपका जो है स्पीड से हम कर सके। ठीक है, तो कहीं नहीं जाना है, 10 मिनट बाद में मैं दोबारा आ रहा हूँ, तो दोबारा हम क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद में।